जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से कर्नल रविंद्र सिंह संबोधित हूँ लोक कथा लेकर। बचपन में दादी और नानी बच्चों को कथाएं सुनाया करती थी, लोक कथाएं सुनाया करती थी। न तब टीवी थे, न तब मोबाइल थे, और बच्चों का विकास उन कहानियों के द्वारा बौद्धिक विकास होता था, अच्छा विकास होता था। लेकिन आजकल वो लोक कथाएं कहीं खो गई हैं। तो हम आज फिर से आप सब बच्चों के लिए लोक कथा लेकर आए हैं। तो आज का ये एपिसोड लोक कथा का बच्चों के लिए है। और आज कहानी है चार चुपड़मा। चुपड़मा मतलब चुपड़ी हुई, जैसे घी से चुपड़ी हुई रोटी होती है तो बोलते हैं चुपड़मा रोटी। तो चार चुपड़मा बहुत पहले की बात है। गांव में एक किसान थे, उनका नाम था सोरी। गांव वाले उनको प्यार से और कुछ मजाक से उनको सोरी राजा कहते थे। सोरी राजा ने खेत में मक्का बोई हुई थी, लेकिन एक सियार प्रतिदिन रात को चुपके से आता और चुपके से खेत से भुट्टे खाकर चला जाता। सोरी राजा इस बात से बहुत परेशान थे कि इतनी मेहनत से उन्होंने मक्का लगाई और सियार सब बर्बाद किए दे रहा था। उन्होंने सियार को पकड़ने की ठानी। एक रात वह घात लगा के बैठ गए। रात को सियार आया और मज़े से प्रतिदिन की तरह भुट्टे खाने लगा। सोरी राजा सधे कदमों से गए और पीछे से सियार के ऊपर जाल डाल दिया। सियार ने जाल से निकलने की छटपटा के बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। सोरी राजा ने सियार को घर लाकर सियार के गले में एक पट्टा डाला और उसे एक मजबूत खूंटे से बांध दिया। सियार सोरी राजा के खेत में बहुत नुकसान कर चुका था, सो सोरी राजा को सियार के ऊपर बहुत गुस्सा था और वह सियार को सजा देकर उसे मज़ा चखाना चाहते थे। सोरी राजा ने एक बैंत तैयार किया, उस पर अच्छे से तेल चुपड़ा और फिर रोज़ सुबह शाम 4-4 बैंत मार के सियार की पिटाई करने लगे। सोरी राजा सियार के दोनों हाथ बांध के रखते थे, जिससे कि कहीं वो भाग न जाए। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। सियार बड़ा परेशान कि भागी इस कैद से कैसे छुटकारा मिले। एक शाम एक दूसरा सियार उधर से गुजरा। उसने सियार को बंधा देखा तो पूछा, अरे भैया, तुम यहाँ क्यों बंधे हुए हो भेड़ बकरी की तरह? बंधा हुआ सियार बोला, अरे भैया, एक सोरी राजा है, वह मुझे बहुत प्यार करता है। उसे लगता है कहीं मैं उसे छोड़कर भाग न जाऊं, इसलिए मेरे हाथ बांध देता है। सुबह शाम 4-4 चुपड़ी हुई देता है, 4 चुपड़मा रोज देता है। दूसरे सियार के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा जरूर देसी घी से चुपड़ के रोटी मिलती होगी। उसने कहा, तब ऐसा करो भैया कि मुझे बंध जाने दो, कुछ दिन मैं भी चुपड़मा खा लूँ, बाद में तुम वापस आ जाना। जंगल में टहल वहल के थोड़े से पैर हरे कर लो टहला के। बंधे हुए सियार ने नखरे दिखाए, ना ना, जाओ अपना काम देखो, मैं चुपड़ी छोड़ के और जंगल में खाक छानता फिरूं? ना, मेरे नहीं ऐसा करना भाई। दूसरे सियार ने हाथ जोड़े, एक दिन के लिए मान जाओ भैया, एक दिन मुझे भी चुपड़मा खा लेने दो। मन तो नहीं है, बंधे हुए सियार ने कहा। ना, लेकिन चलो, अब तुम ठहरे जात बिरादरी के, सो एकदम मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे हाथ खोलो तो मैं तुम्हें यहाँ बांध देता हूँ, लेकिन याद रखना कल मैं वापस आऊँगा, कोई बेईमानी नहीं चलेगी। हाँ, मैं चुपड़मा खाने के लिए वापस आऊँगा। इस तरह दूसरे सियार ने पहले के हाथ खोल दिए और उसकी जगह पर खुद को बंधवा लिया। पहले वाला सियार जैसे ही छूटा तो जंगल में ये गया कि वो गया। अब बंधे सियार को मन ही मन खुशी हो रही थी कि जल्दी से शाम हो जाए और 4 चुपड़मा मिले। मन ही मन खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। घी की सुगंध आ रही थी, जैसे मानो उसको खुद ही महसूस कर रहा था घी की सुगंध कल्पना कर करके। भूख और बढ़ती जा रही थी। फिर शाम को सोरी राजा घर से निकले।
हाथ में बेंत लिए हुए। सियार को लगा 4 चुपड़मा रोटी बस मिलने ही वाली हैं, सो वह मन में खुश हो गया। सोरी राजा ने बेंत में तेल चुपड़ा और सियार के 4 बेंत ये धड़ाम 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 जड़ दिए। अब सियार को समझ में आया कि चुपड़मा रोटी नहीं, चुपड़मा बेंत खाने को मिलेंगे। सुबह शाम चुपड़मा खा खा कर सियार की हालत खस्ता हो गई। उसने सोचा अब यहाँ से रिहाई कैसे हो। उसने दिमाग लगाया। सोरी राजा की शादी नहीं हो पा रही थी। पूरे दिन वह करघे पर चादर बुना करते थे। सोरी राजा चादर बुनते समय जुलाहे एक वाक्य अक्सर कहा करते हैं, पुरिया पाई कूच मुकाम कूच मुकाम, पुरिया पाई कूच मुकाम। ऐसे बोल बोल के बुनते जाते हैं चादर। सोरी राजा भी जुलाहा थे, अपनी चादर बुनते रहते और पुरिया पाई कूच मुकाम बोलते रहते। एक दिन मौका पाकर सियार ने सोरी राजा से कहा कि अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं आपकी शादी करवा दूंगा। सोरी राजा को लगा कि सियार उसे बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन सियार के बार बार बोलने से उनको लगा कि चलो सियार पे विश्वास करके देख लेते हैं, भाग भी जाएगा तो मेरा क्या ले जाएगा। उन्होंने सियार को बंधन मुक्त कर दिया। लेकिन सियार बात का पक्का था। वह दूर देश के राजा के पास गया और बोला कि मेरे सोरी राजा ने आपकी लड़की के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है। बहुत बड़े राज्य के राजा हैं सोरी राजा। और सियार ने सोरी राजा की इतनी तारीफ की कि राजा खुश हो गया। उसने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब दिवाली के बाद पूर्णिमा को शादी का मुहूर्त निकला। सोरी राजा गरीब आदमी थे। बारात ले जाने के लिए उनके पास पैसे न थे कि कोई सवारी कर पाते। सो सियार ने कहा, सोरी राजा बारात की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ मैं चलूँगा, बस बाकी मैं देख लूँगा। दिवाली के बाद पूर्णिमा आ पहुँची। सियार और सोरी राजा शादी के लिए चल पड़े। रास्ते में सियार ने हुआ हुआ करके अपनी आवाज़ निकाली तो ढेर सारे सियार हुआ हुआ करते इकट्ठे हो गए। सियार ने अपने सब सियारों की पूंछ में कपड़ा लपेट दिया और बारात लेके चल दिया। अंधेरा हो चुका था। बारात राजा के नगर के बाहर पहुंच चुकी थी। सियार ने सब सियारों की पूंछ के कपड़े में आग लगा दी। आग लगते ही सब सियार इधर उधर भागने लगे। दूर नगर में राजा ने देखा कि इतनी रोशनी हो रही है और लग रहा है बहुत बड़ी बारात है, देखो कहाँ कहाँ तक रोशनी पहुंच रही है। उसने मंत्री से कहा कि बारात का स्वागत तोप चला के करो। मंत्री ने तोप चलवा दी। बारात में जो सियार थे पूंछ में आग लगने से वैसे ही भाग रहे थे। तोप की आवाज़ सुनी तो डर के मारे सब दुम दबा के इधर से उधर भागने लगे, कोई इधर से उधर। आखिर में सोरी राजा सियार के साथ नगर में पहुंचे। राजा ने उनको देखकर पूछा कि बारात कहाँ है। सियार ने नाराज होकर उत्तर दिया, क्या राजा साहब, आप भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। लोग लड़के वाले को पहले मौका मिलता है तोप चलाने का कि लड़की वाले को, ये बताइए। हम लड़के वाले हैं, हमको पहले तोप चलानी चाहिए थी, और चला दिया आपने। सब बारातियों ने इस बात को अपना अपमान समझा है। आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इसीलिए सब बाराती नाराज होकर वापस चले गए। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोरी राजा और सियार के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हमसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। सियार बोला, गलती तो बहुत बड़ी है, माफ़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन अब हम लोग रिश्तेदार बन रहे हैं, सो चलो कोई बात नहीं, हम लोगों के स्वागत का इंतज़ाम करो। राजा ने दोनों की बहुत आवभगत की, अच्छा अच्छा खाना खिलाया। विवाह तो सुबह होना था। रात को सोरी राजा और सियार के लिए कमरा फूलों से सजाया गया। खूब खुशबू उड़ रही थी कमरे में। मखमली गद्दे पे सोरी राजा को जल्दी ही नींद आ गई। बाहर पहरेदार पहरा दे रहे थे। सोरी राजा के सपना आने लगा कि वह करघे पर चादर बुन रहे हैं। उनके मुँह से निकलने लगा, पुरिया पाई कूच मुकाम, पुरिया पाई कूच मुकाम।
पहरेदारों ने सुना तो आपस में बात करने लगे कि अरे ये आदमी तो मुझे जुलाहा लगता है, तभी तो पुरिया पाई कूच मुकाम बोल रहा है। उन्होंने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने राजा को बताया। राजा ने तुरंत सियार को बुला भेजा। गुस्से से बोले, ये राजा है कि जुलाहा है? ये तो पुरिया पाई कूच मुकाम बोल रहा है, मुझे सच सच बताओ। सियार ने माथे पे हाथ फेरा और हंसने लगा। अरे राजा साहब, आपके ये पहरेदार लोग जो बाहर आपने कमरे के बाहर तैनात कर रखे हैं ना, इधर से उधर भारी बूट पहन के चल रहे हैं, सो हमारे सोरी राजा साहब की नींद बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए पहरेदारों को वो कह रहे हैं कि तुम लोग इधर से उधर जुलाई की तरह क्या पुरिया पाई कर रहे हो, इसलिए यहाँ से तुरंत कूच मुकाम यानी कूच कर जाओ। राजा उसकी बात से संतुष्ट हो गए और पहरेदारों को हटा लिया। सुबह हुई, सोरी राजा की शादी धूमधाम से हो गई। राजकुमारी को लेके सोरी राजा अपने घर आ गए। राजकुमारी ने उनके घर आके अपना माथा पीट लिया कि हाय, हम तो जुलाई से शादी हो गई, किंतु अब क्या हो सकता था। अब सियार ने सोरी राजा से कहा कि आपकी शादी तो हमने करवा दी, अब सोरी राजा हमें आज़ाद करिए और हमें अनुमति दीजिए कि हम अपने जंगल में वापस जाएं। सोरी राजा ने खुश होकर सियार को जाने की अनुमति दे दी। इसी के साथ आज मेरी कहानी 4 चुपड़मा समाप्त होती है। तो बच्चों, जय हिंद।